स्टूडेंट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। फोर्थ चैप्टर हमारा चल रहा था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब लास्ट जो लेक्चर था, लास्ट लेक्चर में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 किया था। ओके एंड अभी मैं एग्जाम्पल नंबर 10 आज करवाऊंगा। ठीक है, बीच के एग्जाम्पल्स ऑब्वियसली बीच में भी मुझे कुछ एग्जाम्पल्स करवाने हैं, पर आपकी टेक्स्ट बुक में थोड़ी मेरे को लगा कि इन्होंने जो इजी सम्स हैं वो बाद में दिए हैं एंड इन्होंने पहले टिपिकल सम्स दिए हैं। इसके लिए जो इजी है सम एग्जाम्पल नंबर 10 वो मैं पहले करा रहा हूँ एंड उसके बाद फिर जो थोड़े टिपिकल सम्स मेरे को लगे वो रूल्स एंड रेगुलेशन समझने के बाद आपको अच्छी तरह से बाद में मैं करवाऊंगा। ठीक है, मतलब एग्जाम्पल 6 वगैरह जो है ओके वो बाद में करेंगे। पहले एक इजी सम कर लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, तो लास्ट जो लेक्चर था हमारा, लास्ट लेक्चर में मैंने रूल्स आपको समझाए थे। अकोमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस के जो रूल्स होते हैं वो मैंने आपको समझाए थे कि अगर ये मतलब टोटल 9 नाम है, वर्कर्स कंपेंसेशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व फंड, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व, पीएनएल डेबिट बैलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। ये टोटल 9 नाम है। इनमें से ये जो पहले के 5 और ये जनरल रिजर्व 6 नाम है, ये क्रेडिट बैलेंसेस हैं। और बाकी के जो 3 नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंस है। तो इनको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था। इसकी जर्नल एंट्री ऐसे होती है क्रेडिट रिजर्व्स की। सबसे पहले तो ये जो भी WACF है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, फिर रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस है, ये डेबिट होगा एंड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में क्रेडिट होगा। इनके मैंने पार्टनर्स के करंट अकाउंट में इफेक्ट कैसे होगा वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, एंड जो डेबिट बैलेंसेस हैं जैसे कि P&L डेबिट बैलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये लॉस है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम या करंट अकाउंट में हम ये डेबिट करेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को है ना डाउट हो जाता है, इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है कि सर ये आपने बोला कि WACF, IFF, रिजर्व फंड, PNL क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट बैलेंस होते हैं, तो आपने इनको यहाँ पे डेबिट क्यों किया है? और ये डेबिट बैलेंसेस हैं, PNL डेबिट बैलेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये डेबिट बैलेंसेस होते हैं, तो इनको क्रेडिट क्यों किया? ध्यान से समझो इनका मीनिंग। कल भी मैंने समझाया था, मैं आज भी समझा रहा हूँ। ये जो हैं ये रिजर्व्स हैं एंड अकोमुलेटेड लॉसेस हैं। अब ये जो WACF, IFF, रिजर्व फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये सब जो फंड्स हैं ये हमारे अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं। ओके, ये हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि पार्टनर्स को फायदा होगा। ओके, एंड जब भी पार्टनर्स को फायदा होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल या करंट अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। मतलब कैपिटल की वैल्यू अगर बढ़ती है, आप 11th स्टैंडर्ड में सीख चुके हो, कैपिटल की वैल्यू जब इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, कैपिटल की वैल्यू जब डिक्रीज होती है तो हम डेबिट करते हैं। 11th में बेसिक रूल है ये। ओके, तो कैपिटल की वैल्यू जब इंक्रीज होती है, ये प्रॉफिट्स जब हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, WACF, IFR, रिजर्व फंड, ये सब प्रॉफिट्स हैं। ओके, ऑब्वियसली जो प्रॉफिट हुआ हमारा, सपोज करो 100 रुपये हमने कमाए, उसमें से 90 रुपये डिस्ट्रीब्यूट किए एंड बाकी 10 रुपये ये रिजर्व्स में हमने जमा करके रखे। अभी PNL रेशियो चेंज हो गया, तो ये जो 10 रुपये हैं पहले ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग, उसके बाद नए रिजर्व्स बनाएंगे, नए सिरे से नए रिजर्व्स बनेंगे। तो ये 10 रुपये जो हैं WACF के या कोई भी रिजर्व के, वो प्रॉफिट है जिनकी वजह से पार्टनर की कैपिटल की वैल्यू बढ़ेगी, इसके लिए वो क्रेडिट होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। मैं क्यों आपको जर्नल एंट्री के साथ अकाउंट में इफेक्ट करना कैसे है वो भी बता रहा हूँ, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है। जर्नल एंट्रीज बहुत कम सम्स में पूछते हैं, बहुत कम ही ऐसा होता है कि एग्जाम में आपको जर्नल एंट्री भी बोले। मेन होते हैं अकाउंट्स। इन रिजर्व्स के क्या इफेक्ट अकाउंट में करने हैं वो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। ओके, तो ये मैंने कल बताया था। अभी आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल नंबर 10 है, ये मेरे को करवाना है। ओके, इसमें आपको ये रिजर्व्स दिए हुए हैं कुछ एंड इनकी जर्नल एंट्रीज ये लोग करने के लिए बोल रहे हैं। हमेशा याद रखना, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड PNL रेशियो, जो भी रिजर्व्स हैं वो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स एंड हमेशा ओल्ड PNL रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लाइबिलिटी साइड मतलब क्रेडिट साइड होती है बैलेंस शीट में, एसेट साइड मतलब डेबिट साइड होती है, किसी को नहीं बताने का। अब यहाँ पे जनरल रिजर्व है, ओल्ड रेशियो पहले तो मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन में लिखा हुआ है XYZ
Our partners sharing profits and losses in the ratio of 5:3:2. They decide to share future profit and losses in the ratio of 2:3:5. तो रेशियो जो है वो चेंज हो गए, पर हम रिजर्व्स को ओल्ड रेशियो में एंड ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो तीनों ओल्ड पार्टनर्स हैं एक्स वाई और जेड, एंड इनका ओल्ड रेशियो है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 5:3:2, मतलब 5/10, 3/10, 2/10। तो अब एक एक करके मैं इनके जो रिजर्व्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। डेट सेम ही है सब में, अप्रैल 1 को इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन किया है, चेंज किया है, तो अप्रैल 1 को ये एंट्री होगी। ठीक है, 1/4/21, सारी एंट्रीज 1/4/21 को ही होगी। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जर्नल रिजर्व। ओके, तो जर्नल रिजर्व डेबिट होगा, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट। LF के कॉलम में कुछ नहीं लिखते हैं, 75,000 है जर्नल रिजर्व की अमाउंट। एंड अब ये 75,000 हम एक्स वाई और जेड में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके PNL रेशियो में, ओल्ड PNL रेशियो में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2x कैपिटल अकाउंट, उसके बाद 2y कैपिटल अकाउंट, उसके बाद 2z कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ है, ओके, क्वेश्चन में यहाँ पे नहीं बताया हुआ है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड का यूज़ करते हैं ये लोग या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो हम ऐसा अज्यूम करेंगे कि ये लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड का यूज़ करते हैं। तो टोटल जनरल रिजर्व की वैल्यू है 75,000, ओल्ड रेशियो है 5:3:2। अब ये 5:3:2 में इस 75,000 को मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगा। साइड में उसकी कैलकुलेशन भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन होती है। 5:3:2 एक इक्वेशन में अगर कॉपी कर लो, इसको थोड़ा एनलार्ज कर देते हैं, जूम कर देते हैं। ओके, तो ये इनका ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो इक्वल्स टू 5:3:2। ओके, मतलब 5 + 3 8, 8 + 2 10, तो सबके अपॉन में 10 आएगा, 3 के अपॉन में भी 10 एंड 2 के अपॉन में भी 10। अब इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो यहाँ पे x को कितना मिलेगा पहले वो देख लेते हैं। ठीक है, x इक्वल्स टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10। तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10 आपको करना पड़ेगा, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10। ओके, ये होता है 37,500। ये कैलकुलेशन ऑब्वियसली लिखना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, ये आप रफ में कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर लिख सकते हो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 37,500। उसके बाद y को कितना मिलेगा, ठीक है, y इक्वल्स टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय y का रेशियो है 3/10। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, मतलब 75,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, इसका आंसर होता है 22,500। तो 22,500 y को मिलेगा, एंड ऑब्वियसली जो बच गया ओके वो z को मिलेगा। यहाँ पे नीचे लिखते हैं z इक्वल्स टू 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10। यहाँ पे ऊपर कैलकुलेशन 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10, इसका आंसर आ रहा है 15,000 रुपीज़। ओके, तो जो बच गया 15,000 रुपीज़ वो z को मिलेगा। अभी आप इनको पहले प्लस करके देखो, यहाँ पे मैं लेफ्ट साइड पे प्लस कर रहा हूँ, 37,500 प्लस 22,500 प्लस 15,000, सबको प्लस करके ऑटोमेटिकली 75,000 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे आपको नरेशन लिखना है, बस ऐसे लिखना, मैं एक दो में बता देता हूँ आपको, फिर मैं नरेशन नहीं लिखूंगा। ठीक है, बस आपको ऐसे लिखना है, बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओके, इस तरीके से आपको हर एक रिजर्व के लिए लिखना है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रिजर्व कौन सा है, PNL अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगा सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्रेडिट साइड पे दिया हुआ है, लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो PNL अकाउंट होगा डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा 37,500।
अब मैं यहाँ पे साइड में इस तरीके से डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, फटाफट मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ। यहाँ पे आएगा टू एक्स कैपिटल अकाउंट, नीचे आएगा टू वाई कैपिटल अकाउंट, ओके, उसके नीचे आएगा टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट में 37,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, पहला पार्ट है 18750। ठीक है, अभी आपको डिस्ट्रीब्यूट करना मैंने यहाँ पे बता दिया, मैं डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा 5/10 के बाद है 3/10, तो 37,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 11,250। एंड उसके बाद आगे बढ़ते हैं, 37,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 7,500 जेड को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी स्पेस चाहिए। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है। ठीक है, अच्छा अभी एक और पॉइंट अगर मैं बताऊं, ये मैं आपको इंडिविजुअली क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पहली पहली बार आप सीख रहे हो, तो मैं इसीलिए अलग अलग से इंडिविजुअली आपको बता रहा हूँ। आप इसकी कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, मैं वो भी बता दूंगा। कंबाइन एंट्री जो है मैं वो भी बता दूंगा आपको। ठीक है, पहले मैं इंडिविजुअली बता देता हूँ, उसके बाद कंबाइन एंट्री इसकी क्या होगी वो भी बता देता हूँ। तो इसके बाद है वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट होगा डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद यहाँ पे आएगा टू वाइज कैपिटल अकाउंट, और नीचे जो तीसरा पार्टनर है जेड्स कैपिटल अकाउंट। अब वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की अमाउंट कितनी दी हुई है? 12,500। 12,500 रुपीज़ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब इसमें क्या है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसमें बहुत सारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, अलग अलग केसेस होते हैं। एंड आपकी टेक्स्ट बुक में क्या किया हुआ था, एग्जाम्पल नंबर 6 में वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व की एडजस्टमेंट्स दी हुई थी, अलग अलग केसेस दिए हुए थे। तो मेरे हिसाब से इनको एग्जाम्पल नंबर 10 पहले देना चाहिए था, उसके बाद इनको ये जो टिपिकल एग्जाम्पल्स थे वो देने चाहिए थे। इन्होंने पहले ही आपको टेक्स्ट बुक में ये टिपिकल सम्स जो एग्जाम्पल 7 में कराऊंगा, एग्जाम्पल 6 में कराऊंगा, 7 में कराऊंगा, वो पहले दिए हुए हैं। एंड फिर ये इजी सम्स इन्होंने बाद में दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये एक सम थोड़ा इजी टाइप का मैंने पहले करा दिया। तो अब 12,500 इसके तीन पार्ट्स होंगे, तो 12,500 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 6250। ओके, उसके बाद 12,500 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 3750। उसके बाद 12,500 मल्टीप्लाई बाय 2/10, 2,500। अब इसकी जर्नल एंट्री भी आप कर सकते हो। ठीक है, एक अकोमुलेटेड लॉस भी है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट 50,000 का। पहले इसकी एंट्री बता देता हूँ मैं, एंड उसके बाद कंबाइन एंट्री कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। तो अब जब भी हम एक्सपेंसेस को या लॉसेस को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में, तो पार्टनर्स को लॉस होता है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्या है, ये एक टाइप का खर्चा था हमारा एडवर्टीजमेंट का। ओके, तो ये खर्चे को जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ऑब्वियसली पार्टनर्स की कैपिटल की वैल्यू कम होगी। ये खर्चा है, एक टाइप का लॉस है, जो कि पार्टनर्स ने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है, अभी रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो इनकी वजह से पार्टनर्स के कैपिटल की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जेड का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो होगा क्रेडिट। ओके, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की जो वैल्यू है वो आपको क्वेश्चन में दी हुई है 50,000 रुपीज़। ठीक है, तो 50,000 रुपीज़ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होगा क्रेडिट। एंड ये 50,000 रुपीज़ के तीन पार्ट्स होंगे, 50,000 मल्टीप्लाई बाय 5/10, 25,000 रुपीज़,
ये लॉस एक्स को भुगतना पड़ेगा अभी 25,000 रुपीज़। उसके बाद दूसरा पार्ट होगा 50,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, मतलब 15,000, तो वाई का लॉस होगा 15,000 एंड 50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/10 मतलब 10,000 लॉस होगा जेड का। तो ये इसकी सारी एंट्रीज हो गई। ओके, ये इसकी सारी एंट्रीज हो गई अलग अलग। अब अगर इसकी एक कंबाइंड एंट्री आपको मैं बताऊं, ऑब्वियसली ये देखो ध्यान दो, ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट की तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी, ठीक है, इसमें कुछ कर नहीं सकते। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्योंकि डेबिट बैलेंस है, अकोमुलेटेड लॉस है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते, इसका आपको अलग से एक एंट्री करनी पड़ेगी। हाँ, बाकी जो पॉजिटिव मतलब क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनका आप एक कंबाइन एंट्री बना के कर सकते हो, मार्क्स मिलेंगे आपको। वो चलो मैं नीचे कर देता हूँ, ठीक है, वो इसी लाइन में मैं नीचे कर देता हूँ, थोड़ी और स्पेस बनानी पड़ेगी। ओके, तो वो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंट्री। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सारे रिजर्व्स जो हैं आपको दिए हुए हैं क्रेडिट बैलेंसेस वाले, उनको मैं डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। तो टोटल जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट होगा। जर्नल रिजर्व अकाउंट के बाद जर्नल रिजर्व की अमाउंट भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जर्नल रिजर्व की जो अमाउंट थी क्वेश्चन में दी हुई थी 75,000, तो जर्नल रिजर्व है 75,000, ये कंबाइंड एंट्री बता रहा हूँ। दूसरा यहाँ पे आपको रिजर्व दिया हुआ था प्रॉफिट एंड लॉस 37,500, वो भी मैं यहाँ पे डेबिट कर देता हूँ, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ओके, ये भी डेबिट होगा 37,500। एंड इसके बाद आपको वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व दिया हुआ था, ठीक है, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व अकाउंट आपको दिया हुआ था 12,500, तो ये 12,500 भी होगा डेबिट। ओके, अब ये सारे पैसे ऑब्वियसली किसको मिलने वाले हैं, ये सारे पैसे एक्स को मिलने वाले हैं, मतलब एक्स कैपिटल अकाउंट, और फिर टू वाइज कैपिटल अकाउंट, एंड उसके बाद टू जेड्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब क्या करो, अगर आपको कंबाइन एंट्री करनी है तो सबसे पहले इसका टोटल कर दो, 75,000 प्लस 37,500 प्लस 12,500, इसका मैं टोटल कर देता हूँ। 75,000 प्लस 37,500 प्लस 12,500, अब ये सारे पैसे मिलाकर टोटल 1,25,000 होता है। अब इस 1,25,000 को तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है, तो कंबाइन एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे टोटल 12,500 मतलब 1,25,000 सॉरी, मल्टीप्लाई बाय 5/10, ये होता है 62,500। ओके, इसके बाद 1,25,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, ये होता है 37,500, ये मिलेगा वाई को। एंड फिर बाकी जो बच गया मतलब 2/10, ओके, मतलब 25,000, ये मिलेगा जेड को। तो आप ऐसे सिर्फ एक कंबाइन एंट्री भी कर सकते हो, ओके, तो आपको ये फिर अलग अलग 3 एंट्रीज जो हैं वो करने की ज़रूरत नहीं है, फिर कंबाइन एंट्री में सब एक साथ हो जाएगा। ओके, तो मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। ये थोड़ा इजी था, सिंपल था, इसमें सिर्फ कोई एडजस्टमेंट वगैरह नहीं दी हुई थी, सिर्फ हमको डिस्ट्रीब्यूट करने थे बैलेंसेस। तो एग्जांपल नंबर 10 पहले लिखना आप भी, ये इसकी जर्नल एंट्रीज, इसके मार्क्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, अभी इसके बाद एग्जाम्पल 10 के बाद मुझे बहुत सारे रूल्स आपको समझाने हैं, एंड अभी जो मैं समझाने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चैप्टर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, भले इस चैप्टर की खुद की इतनी वेटेज नहीं हो, पर इस चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट्स आपको सिखाए जाते हैं वो आने वाले आगे 4 चैप्टर्स में काम आते हैं, जिनके वेटेज हैं अच्छे खासे। तो आज मैं अभी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में समझाने वाला हूँ, वो सब मैंने यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही, आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। ओके, ये सब आपकी टेक्स्ट बुक में भी है। तो सबसे पहले तो कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जब चेंज होता है उसके बहुत सारे रीजंस हैं। आपका जो अभी वाला चैप्टर है उसमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हो रहा है अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स,
कोई पार्टनर ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो वो बोलेगा कि मुझे प्रॉफिट का ज़्यादा शेयर चाहिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होगा। सिर्फ ये रीज़न नहीं है जिसकी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, बहुत सारे रीजंस हैं। कोई नया पार्टनर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। कोई पुराना पार्टनर निकल जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो जो है वो चेंज हो जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होने के है ना बेटा, बहुत सारे रीजंस हैं। अब जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है तो सबसे पहले जितने भी रिजर्व्स हैं और जितने भी अकोमुलेटेड प्रॉफिट हैं, जितने भी लॉसेस हैं, वो सब ओल्ड पार्टनर्स एंड ओल्ड पीएनएल रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। जस्ट मैंने जो अभी आपको सम भी सिखाया है एंड जो मैंने कल आपको रूल भी समझाए थे। अच्छा, इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा जितने भी फॉर्म के सारे एसेट्स होते हैं या जितनी भी लाइबिलिटीज होती है उनको वापस से रीवैल्यू किया जाता है। इसके पहले थर्ड चैप्टर मैंने आपको सिखाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि गुडविल की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, गुडविल की वैल्यू कैसे रीवैल्यू करते हैं। वो इसीलिए मैंने सिखाया था एंड वो इसीलिए रीवैल्यू किया जाता है गुडविल की वैल्यू, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। ठीक है, बहुत बार अगर आपको याद है सम्स में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी हुई होती थी कि ये पुराने पार्टनर्स थे, इन्होंने नए पार्टनर को एडमिट किया, मैं बोलता था कि इस चैप्टर में ये इन्फॉर्मेशन मेरे कोई काम की नहीं है। तो गुडविल की वैल्यू भी इसीलिए रीवैल्यू की जाती है क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है। तो जब भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज होता है, सारे एसेट्स एंड सारी लाइबिलिटीज की वैल्यू को वापस से रीवैल्यू किया जाता है। एंड उस रीवैल्यूएशन करने के लिए, उस रीवैल्यू प्रोसेस के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, जैसे रीवैल्यूएशन अकाउंट बोलते हैं। वो रीवैल्यूएशन अकाउंट दिखने में ऐसा होता है ये उसका फॉर्मेट है, बहुत बेसिक सा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। ये अकाउंट का फंडा भी बहुत सिंपल है। जब एसेट की वैल्यू, सपोज करो कोई एसेट है, मैंने यहाँ पे लिख के भी रखा हुआ है बहुत डिटेल में, वो मैं समझाऊंगा, पर इसका फंडा मैं एक लाइन में समझा देता हूँ। जब भी कोई एसेट को सपोज करो हम रीवैल्यू करते हैं एंड हमको प्रॉफिट होता है, या अगर उससे भी इजी लाइन, एक लाइन में खत्म करो, अगर हमको प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, अगर हमें लॉस होगा तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट करेंगे। ठीक है, ओके, ये एक लाइन में इस अकाउंट का मैंने मीनिंग समझा दिया। अगर प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट, लॉस होगा तो डेबिट, बस ये एक लाइन में समझा दिया। अभी थोड़ा डिटेल में जाते हैं। सपोज करो हमारा कोई एसेट है, हमने रीवैल्यूएशन किया तो एसेट की वैल्यू बढ़ गई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ओके, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, यहाँ पे होगा बाय एसेट एंड जो भी उसकी अमाउंट होगी वो यहाँ पे आएगी, उसकी एंट्री भी होगी। एंट्री वैसे जिसको लेजर एंड पोस्टिंग करना आती है उसको जर्नल एंट्री भी करना आती होगी। देखो ये शायद मेरे को, क्योंकि अभी फ्री हैंड से करना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो एंट्री देखो कैसे करते हैं। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और उसके बाद जो भी सारे यहाँ पे डेबिट साइड पे अंदर लिखे हुए हैं वो क्रेडिट। तो जैसे पहली एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, दूसरी एंट्री होगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटीज। इस तरीके से लेजर एंड पोस्टिंग में से जर्नल एंट्रीज करते हैं। उसके बाद ये जैसे क्रेडिट वाला है तो बाय वाला हमेशा डेबिट होता है, टू वाला हमेशा क्रेडिट होता है। तो ये एसेट जो है बाय में वो डेबिट होगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट होगा एंड रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो ये 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा होगा, फिलहाल मैं 12th पे आ जाता हूँ। तो सबसे पहले तो अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो वो हम यहाँ पे क्रेडिट करेंगे। हमारा प्रॉफिट हुआ, ऑब्वियसली हमारा एसेट है, वैल्यू बढ़ गई तो प्रॉफिट हम यहाँ पे करेंगे क्रेडिट। उसकी जर्नल एंट्री होगी एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये डाउट होता है, सर आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट को क्रेडिट साइड पे लिखा एंड जर्नल एंट्री में आप एसेट को डेबिट साइड पे लिख रहे हो, सर आपको क्या हुआ है। ठीक है, तो ध्यान दो, यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट में भी मैंने एसेट को डेबिट ही किया। ये अकाउंट रिवैल्यूएशन अकाउंट में, इसमें सपोज करो अगर एसेट की वैल्यू 1000 रुपये बढ़ गई तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये लिखूंगा। ओके, यहाँ पे मैं 1000 रुपये लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे। ये जो क्रेडिट साइड पे 1000 अमाउंट लिखी है मैंने, ये एसेट को मैंने क्रेडिट नहीं किया, ये मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट किया। ध्यान से देखो, अकाउंट कौन सा है, अकाउंट है रिवैल्यूएशन। इसमें अगर मैं 1000 रुपये क्रेडिट साइड पे लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहा हूँ, ना कि एसेट को। ओके, तो एसेट यहाँ पे भी डेबिट ही हुआ है, सिर्फ पर्टिकुलर्स में लिखा हुआ है मैंने क्रेडिट साइड पे, हुआ डेबिट ही है। ओके, बाय वाला डेबिट होता है हमेशा, टू वाला हमेशा क्रेडिट होता है। सिंपल ऐसे मैंने याद किया था जब मैं 11th में था। तो यहाँ पे एसेट अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। दूसरा, अगर एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, अगर हमारा लॉस हो गया, एसेट की वैल्यू कम हो गई, तो फिर रिवैल्यूएशन में डेबिट करेंगे। मैं स्टार्टिंग में एक ही लाइन में मीनिंग समझा चुका हूँ,
प्रॉफिट हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट, लॉस हुआ तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। तो एसेट की वैल्यू कम हो गई, हमारा लॉस हुआ, तो एसेट को यहाँ पे हम डेबिट करेंगे। उसकी जर्नल एंट्री यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। ओके, जर्नल एंट्री मैं समझा नहीं रहा हूँ, ये प्लीज देखते रहना, सब मैंने लिख के रखा है। मैं आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के इफेक्ट्स बता रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर आपको ये इफेक्ट्स काम आएंगे। जर्नल एंट्री ऑब्वियसली अगर आपको अकाउंट बनाना आता है तो जर्नल एंट्री भी आ ही जाएगी। ओके, उसके बाद अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, सपोज करो कोई क्रेडिटर था, ओके, हमारा 50,000 रुपये उसे देने बाकी थे, तो अभी हमने रीवैल्यू किया जब क्रेडिटर की वैल्यू को, तो हमें पता चला बुक्स में से कि हम इस क्रेडिटर को 20,000 रुपये दे चुके हैं। ओके, 50,000 रुपये में से 20,000 रुपये दे चुके हैं, तो हमारी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई। लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, मतलब रीवैल्यूएशन में हम क्रेडिट करेंगे, उसकी ये रही जर्नल एंट्री। ठीक है, लायबिलिटी होगा डेबिट, रीवैल्यूएशन होगा क्रेडिट। उसके बाद अगर लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ गई तो हमारा लॉस हुआ, वो डेबिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ओके, उसके बाद हाँ, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है, सपोज करो हमने रीवैल्यू किया तो हमें पता चला कि हमारे पास एक कंप्यूटर पड़ा है ऑफिस पे, ओके, जिसकी मार्केट वैल्यू अगर हम बेचने जाएं तो 5,000 रुपये, मतलब कंप्यूटर पड़ा है ऑफिस में, अकाउंट्स की बुक्स पे हमने एज ए एसेट इस कंप्यूटर को दिखाया नहीं था, और इस कंप्यूटर को बेचेंगे तो 5,000 रुपये मिलेंगे, तो ये हमारा एसेट है, अनरिकॉर्डेड एसेट है, पहले रिकॉर्ड नहीं किया था, अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मतलब हमारा प्रॉफिट है। ऑब्वियसली पहले कंप्यूटर की वैल्यू हमारी बुक्स में कंप्यूटर की वैल्यू क्या थी, 0। अभी कंप्यूटर की वैल्यू 5,000 हो गई तो एसेट की वैल्यू बढ़ी, हमारा प्रॉफिट हुआ, रिवैल्यूएशन अकाउंट पे क्रेडिट। कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, रीवैल्यू किया बुक्स को, ओके, तो हमें पता चला कि मिस्टर एक्स को हमको 5,000 रुपये 6,000 रुपये देने बाकी हैं, पर हमने वो अपनी बुक्स में नहीं दिखाया हुआ है, तो ये लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ी। जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ती है हमारा लॉस होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। जो मैं समझा रहा हूँ अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही रिवैल्यूएशन अकाउंट आप इस चैप्टर में भी बनाओगे एंड इसके आने वाले 4 चैप्टर्स में भी बनाओगे। तो ये जितना अच्छी तरह से समझो, जितना अच्छी तरह से इसका कॉन्सेप्ट आप ग्रास्प करोगे अभी, उतना आपको आगे काम आएगा। मैं ये रोज रोज बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेस है। बेस अगर क्लियर नहीं होगा, बेसिक अगर क्लियर नहीं होगा तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी अगर ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वो सब अभी अगर इस चैप्टर में अच्छी तरह से सीख गए तो इसके आने वाले चैप्टर्स आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। फिर आप बोलोगे कि सर इसमें कुछ न्यू तो है ही नहीं, सिर्फ 1-2 पॉइंट न्यू है, तो अभी सीखो अच्छी तरह से। अच्छा, उसके बाद पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। जब भी रिवैल्यूएशन होता है तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं तो उस लीगल फॉर्मेलिटीज को कोई पार्टनर अगर अंडरटेक करता है, ओके, सपोज करो 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, ओके, उसमें से बी बोल रहा है कि जो भी लीगल फॉर्मेलिटी होगी, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो चेंज हुआ तो रजिस्टर कराना पड़ेगा वगैरह वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, तो वो मैं संभाल लेता हूँ। ठीक है, वो सारा काम मैं कर लेता हूँ, उसके बदले में मुझे 10,000 रुपये चाहिए, उसके बदले में मुझे सपोज करो 5,000 रुपये चाहिए। तो ये हमारा खर्चा है, जो भी खर्चे होते हैं ऑब्वियसली हमारे खर्चे जो हैं उसकी वजह से प्रॉफिट कम होता है, एक टाइप का लॉस होता है। ठीक है, तो वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। पार्टनर्स रिम्यूनरेशन, कैश एंड बैंक के एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस हुए वो भी डेबिट करेंगे। एंड उसके बाद ये इंपॉर्टेंट, ट्रांसफर टू एनी रिजर्व। ये मैं जब आपको एग्जांपल समझाऊंगा, एग्जांपल नंबर 6, तब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक है, हमारा कोई रिजर्व है, चलो मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, WACF का ही एग्जांपल दे देता हूँ, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, सपोज करो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, लायबिलिटी साइड पे दिया हुआ है, ओके, सपोज करो आपको वर्कमैन कंपेंसेशन दिया हुआ है 15,000, ओके, आपने 15,000 रुपीज़ का वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व बनाया हुआ है। अब किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, उसके हॉस्पिटल का खर्चा आया 20,000 रुपये, तो आपने रिजर्व कितने का बनाया था, 15,000, हॉस्पिटल का खर्चा कितने का आया, 20,000, तो बाकी 5,000 रुपये का आपका लॉस हुआ ना, क्योंकि आपको 5,000 रुपये देने तो पड़ेंगे। ठीक है, 5,000 रुपये देने तो पड़ेंगे, 15,000 का रिजर्व बनाया था, पर अभी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया है फैक्ट्री पे, उसको 20,000 रुपये देने पड़ेंगे, उसको हॉस्पिटल का खर्चा है, तो बाकी 5,000 रुपये हमारा लॉस है, वो 5,000 रुपये लॉस जो है वो यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे डेबिट होगा। ठीक है, ओके, उसकी एंट्रीज वगैरह सब मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, एंट्रीज वगैरह देखते जाना प्लीज। ठीक है, ये सब एंट्रीज वगैरह मैंने यहाँ पे लिखी हुई है। ये मेरे समझाने का, मैं ऐसा अज्यूम करता हूँ कि आप 12th में हो,
तो आपको लेजर एंड पोस्टिंग में से जर्नल एंट्री करने आती होगी, अगर नहीं आती है तो प्लीज़ मुझे बताना, ठीक है, मैं आपको सिखा दूंगा। वैसे मैंने स्टार्टिंग में सिखाया, इसकी एंट्री बहुत सिंपल है, हर एक में ऐसे ही आपको करना है। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वाले सारे क्रेडिट, तो पहली एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, दूसरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी, तीसरी एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड एसेट, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। ठीक है, तो इस तरह से सारी एंट्रीज होंगी। अच्छा, क्रेडिट साइड वाली एंट्रीज अगर आपको देखनी है तो एसेट का अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, बाय वाले सारे डेबिट होंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरीके से इसकी जर्नल एंट्रीज होंगी। उसके बाद लास्ट में जैसे हर अकाउंट में हम करते हैं, क्रेडिट का टोटल भी करेंगे, डेबिट का टोटल भी करेंगे। अगर क्रेडिट साइड का टोटल बड़ा है, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ, उसका बैलेंस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और ये 5,000 रुपीज सपोज करो हमारा प्रॉफिट हुआ, ये प्रॉफिट हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो, ये लाइन अपने दिमाग में रखना, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आएंगी। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो, तो ये जो 5,000 रुपये अगर प्रॉफिट हुआ हमारा, ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट पे ओल्ड रेशियो में। एंड अगर डेबिट साइड का टोटल बढ़ा आ गया, मतलब हमारा लॉस हो गया, सपोज करो 10,000 रुपये का लॉस हो गया, तो ये भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड पीएनएल रेशियो। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट है, ये सब लिखना आप रूल्स वाले पेजेस में। हमेशा आपको बोलता हूँ रूल्स वाले पेजेस थोड़े से छोड़ दिया करो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस है, ये थोड़े रूल्स हैं, उसके नीचे रिवैल्यूएशन अकाउंट है, साइड में जर्नल एंट्रीज भी हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट पॉज करके लिखना, उसके बाद जर्नल एंट्रीज लिखना, ठीक है, ये जर्नल एंट्रीज है।